नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विक्रम सिंह एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत जो जेरोम ब्रूनर ने दिया है। जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आज हम डिस्कस करेंगे और इस सिद्धांत के अंतर्गत हम पूरी इस सिद्धांत की क्या रूपरेखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सारे सिद्धांत डिस्कस किए हैं और आप जो हमारा टॉपिक ये खत्म होने वाला है, सीखना लर्निंग जो अधिगम जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ये अब 2-4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम धीरे धीरे जो प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हम उन पर कुछ वीडियोस आपको देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पुराने कभी एग्जाम्स में आए हैं और आने वाले यदि आगे की संभावना है उन प्रश्नों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जो लोग आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का मेरा टॉपिक है जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत। दोस्तों, ये कॉग्निटिव थ्योरी है, संज्ञानात्मक थ्योरी है। ये संज्ञानात्मक लर्निंग जो थ्योरी है जेरोम ब्रूनर ने दी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है इसको, संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, जो जेरोम ब्रूनर है उनका जो जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1915 में हुआ था और ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और 1960 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। 1960 में 1960 में इस सीखने के सिद्धांत को इन्होंने दिया था। और सीखने का सिद्धांत क्या था? वो ये था अन्वेषण सिद्धांत। उसका नाम था अन्वेषण सिद्धांत, यानी कि डिस्कवरी थ्योरी। दूसरा इसका नाम अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम था आधुनिक संरचनात्मक सिद्धांत, मॉडर्न स्ट्रक्चरल थ्योरी, यानी कि हम इसको आधुनिक संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा नाम है सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों, ये 3 नाम है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया था। जी हाँ, जेरोम ब्रूनर ने दिया था इस सिद्धांत को। अब इसके बारे में मैं आपको और कुछ डिस्कस कर दूं कि इस सिद्धांत को देने से पहले जेरोम ब्रूनर ने जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, जीन पियाजे ने एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जो कि मैंने पिछली वीडियोस में दिया है। जीन पियाजे ने अपने विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक डेवलपमेंट जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसमें विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। उन अवस्थाओं से प्रभावित होकर इन जेरोम ब्रूनर ने भी उनके सिद्धांत को पढ़ा और उससे प्रभावित होकर ये सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। इन अवस्थाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेरोम ब्रूनर की जो उपयोगिता थी सिद्धांत की, वो क्या उपयोगिता थी। इसने सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में अधिक बताई। इस सिद्धांत की जो उपयोगिता है शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा बताई गई, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जेरोम ब्रूनर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन, जो कक्षा में बच्चे जो व्यवहार करते हैं, कक्षा में जो बच्चे अनुक्रियाएं करते हैं, उन अनुक्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है दोस्तों, ब्रूनर ने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत ब्रूनर ने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, यानी कि अपने वातावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर सके। वो एक मॉडल प्रस्तुत किया था जेरोम ब्रूनर ने। इस सिद्धांत को देने से पहले जेरोम ब्रूनर ने सबसे पहले प्रौढ़ों पर अध्ययन किया। प्रौढ़ों पर अध्ययन करने के बाद फिर उसने विद्यालय जाने वाले, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन पर अध्ययन किया। उन पर अध्ययन करने के बाद उसने फिर 3 साल के बच्चों पर अध्ययन किया। 3 साल के बच्चों का अध्ययन करने के बाद फिर उसने नवजात जो शिशु हैं, जो जन्म लेने के बाद की अवस्था है नवजात शिशुओं की, उन नवजात शिशुओं पर अध्ययन किया। और इन सारे निष्कर्षों के बाद, प्रौढ़ों पर अध्ययन करने के बाद, विद्यालय जाने वाले स्कूली बच्चों पर अध्ययन करने के बाद, 3 साल के बच्चों पर अध्ययन करने के बाद और आपके नवजात शिशुओं पर अध्ययन करने के बाद फिर इसने एक निष्कर्ष निकाला। और वो निष्कर्ष क्या दिया
कि बालक अपनी अनुभूतियों को किस प्रकार व्यक्त करता है। उस अनुभूति को व्यक्त करने के लिए जो माध्यम अपनाता है बालक, जिस तरीके से सीखता है बालक, लर्निंग करता है, किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, यानी कि बालक अपनी अनुभूतियों को प्रकट करते हुए किन किन अनुभूतियों से अवस्थाओं से गुजरता है, यानी कि लर्निंग करते समय किन किन स्टेज से गुजरता है। तो जीन पियाजे ने बताई थी 4 अवस्थाएं जो डेवलपमेंट की अवस्थाएं थी। इसी तरह जेरोम ब्रूनर ने वो 3 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं, और इस पिछली बार यूपी टेट में एक क्वेश्चन भी आया था यहाँ से, जो कि इनएक्टिव स्टेज का आया था। तो मैं इन तीनों स्टेजों को आपके सामने है डिस्कस करता हूँ। तो चलते हैं जेरोम ब्रूनर की जो सीखते समय जो निम्न 3 अवस्थाएं हैं जिनसे बालक गुजरता है, उन अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं रफ कर देता हूँ। जेरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। वो अवस्थाएं कौन कौन सी थी, उन अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पहली अवस्था थी आपकी निर्माण की अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष थी। दूसरी थी आपकी छायात्मक अवस्था, छायाचित्रों की अवस्था। और तीसरी स्टेज थी सांकेतिक अवस्था। ये जो दूसरी अवस्था थी, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था थी, इसका जो कार्यकाल था। और जो ये सांकेतिक अवस्था थी, इसका कार्यकाल था 7 से 16 वर्ष। दोस्तों, इनको अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है। जो पहली अवस्था है, वो पहली अवस्था आपको क्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्रियात्मक अवस्था या निर्माण की अवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। तो दूसरी अवस्था है, ये अवस्था आपकी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, छायाचित्रों की अवस्था या प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइकॉनिक स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष होती है। इसको बोलते हैं सांकेतिक अवस्था, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंबॉलिक स्टेज। और ये आपकी 7 से 16 वर्ष की अवस्था होती है। दोस्तों, इस अवस्था में क्या होता है, बालक जब 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ध्यान देना इस वाली स्टेज पर, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, तो इसमें बालक गामक क्रिया करता है। गामक क्रिया का मतलब हाथ चलाना, पैर चलाना, चिल्लाना, दौड़ना, ये आदि क्रिया करता है। तो ये जो सारी क्रिया है, ये गामक क्रिया है, जिन्हें हम सहज क्रिया कहते हैं। इस अवस्था में जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, इसमें भाषा का महत्व नहीं होता। पूछा जाता है कि किस अवस्था में भाषा का महत्व नहीं होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अवस्था में भाषा का महत्व नहीं होता है, और ये आपको याद रखना है। और इस अवस्था में बालक चिंतनहीन होता है। इस अवस्था में बालक चिंतनहीन होता है, चिंतन नहीं कर सकता इस अवस्था में, तो इसको बोलेंगे चिंतनहीन की अवस्था। दूसरी अवस्था में बालक क्या करता है, उन चित्रों को प्रतिबिंबों को
या छाया चित्रों को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करता है। यानी कि कोई भी चित्र होगा, कोई भी छाया चित्र होगा, या कोई भी प्रतिलिपि होगी, या कोई भी आपका प्रतिबिंब होगा, उसको अपने मस्तिष्क में ग्रहण करेगा। जब मस्तिष्क में ग्रहण करेगा तो उसका क्या करेगा, वो प्रत्यक्षीकरण करेगा। प्रत्यक्षीकरण करके उसको पूरी स्थिति को अपने माइंड में ग्रहण करेगा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से। तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण की अवस्था। इसमें बालक प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखता है। इसको प्रत्यक्षीकरण की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। और इसमें बालक किसके माध्यम से सीखता है, इसमें बालक मतलब भाषा का महत्व नहीं होता। इसमें बालक चिंतनशील की अवस्था नहीं है, हमें चिंतनशील नहीं हो सकता, चिंतन नहीं होगा इसमें। और इसमें जो बालक जो सीखेगा वो गामक क्रियाओं के द्वारा सीखेगा, और इसमें बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखेगा। तीसरी अवस्था है आपकी सिंबॉलिक स्टेज। और सिंबॉलिक स्टेज में बालक क्या करेगा, सिंबॉलिक स्टेज में जो आपके संकेत हैं, संकेतों को यानी कि चिन्हों को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करता है। यानी कि संकेतों या चिन्हों को, सिंबल्स को अपने माइंड में ग्रहण करेगा। और यहाँ पर बालक क्या करेगा, यहाँ पे बालक के अंदर तार्किक चिंतन आ जाएगा। तार्किक चिंतन यहाँ पर बच्चे में आ जाता है, तो इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। ये कई बार आया है कि तार्किक चिंतन की अवस्था, जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत में तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में आपको पता है कि 7 से 16 वर्ष की अवस्था है। इसमें बालक जो किशोर अवस्था में आ जाता है, क्योंकि ये अवस्था, ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था का मिश्रण रूप है। किशोरावस्था का मिश्रण रूप है, ये हम कह सकते हैं मिश्रण रूप है। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करेगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता आ जाती है। अमूर्त चिंतन, ये ध्यान रखना आपको, अमूर्त चिंतन की योग्यता आ जाती है इस अवस्था में। और ये जो अवस्था थी दूसरी, ये 2 से 7 वर्ष तक की थी। तो आपको पता है शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था वो होती है आपकी 2 से 5 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, सॉरी 0 से 5 वर्ष। और ये 0 से 2 से 7 वर्ष है। तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, ये अवस्था शिशु अवस्था और बाल्यावस्था का मिश्रित रूप है। ये भी आपको याद रखना है, मिश्रित रूप है, ठीक है। तो ये अवस्था क्या है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का मिश्रित रूप है। ये अवस्था आपकी शिशु अवस्था और बाल्यावस्था का मिश्रित रूप है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता आ जाती है। इसमें बालक तार्किक चिंतन करने लगता है, और इसमें बालक अपने संकेतों से, चिन्हों से अपने मस्तिष्क में उनको ग्रहण करता है। तो ये तीनों स्टेज है। तीनों स्टेजों के बारे में मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है। आप इसको समझने, आप इसको स्क्रीनशॉट खींचने, ये आपके काम आएगा। और इसको ऐसे ही आपको समझना है एक फिगर के रूप में, क्योंकि फिगरल चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद आएंगी। फिगरल चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं लोगों को। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलते हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स उभर के आए थे, जो जेरम ब्रूनर ने सिद्धांत के बाद में उनको डिस्कस किया था। उन पॉइंट्स को, उन तथ्यों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। जेरम ब्रूनर के सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। इस सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए, जिनको ब्रूनर ने परिभाषित किया।
क्या थे? पहला पॉइंट था अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन। विश्लेषणात्मक चिंतन। दोस्तों इस चिंतन में क्या था? अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन। अंतर्दर्शी जो चिंतन होता है वो मतलब अंदर की जो सीखने की जो योग्यता है, उनका चिंतन करने का जो उनके विचार करने की योग्यता होती है। तो इसमें बालक क्या करता है? सिद्धांत में अंतर्दर्शी चिंतन पर बल देता है, विश्लेषणात्मक चिंतन पर बल नहीं देता है। तो ये आपको याद रखना है। नंबर 2 है इसमें आपका विषय की संरचना। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि इसमें यह बताया जेराम ब्रूनर ने कि हर एक विषय की अपनी एक अलग संरचना होती है। यानी कि हर एक विषय की अपनी अलग थ्योरी होती है, हर एक विषय की अपनी अलग संरचना होती है। और उस विषय को यदि कोई टीचर अच्छे से समझ लेगा, तो उस विषय की संरचना को अच्छे से समझ लेगा, तो बच्चों के सामने अच्छे से प्रस्तुत कर देगा। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जिस विषय को टीचर पढ़ा रहा है, उस विषय की संरचना को, उसकी विधियों को, उसकी प्रविधियों को एक टीचर को पहले भली भांति समझ लेना चाहिए, तब जाके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये इसका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था इसका अन्वेषण विधि। यानी कि इसने ये कहा कि इसको बोलते हैं डिस्कवरी मेथड। इसमें इसने बताया कि कक्षा में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खोज करके सीखने पर बल देना चाहिए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्वयं खोज करके सीखने पर बल देना चाहिए, ताकि जो स्वयं खोजते हैं बच्चे, वो ज्ञान स्थायी होता है और लंबे समय तक चलता है। तो इसलिए इसने ज्यादातर जो बल दिया है अन्वेषण मेथड पर बल दिया है। किसने? जेराम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में अन्वेषण मेथड विधि पर ज्यादा बल दिया है। तो नंबर 4 पे बात करते हैं संबद्धता का महत्व। इसका मतलब है इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेवेंस। दोस्तों इसका मतलब है कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले, जेराम ब्रूनर ने ये कहा है अपने सिद्धांत में कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी तथ्य को पढ़ाने से पहले उस पढ़ाने के साथ साथ उसको जो है रियल लाइफ से जोड़कर, उसका रिलेवेंस जो होना चाहिए बच्चों की रियल लाइफ से हो, बस किसी महान व्यक्ति की जीवनी या उसके व्यक्तित्व पर आधारित उसे कॉरिलेट करके पढ़ाए, या उसको समाज के द्वारा कॉरिलेट करके पढ़ाए। तो इसी संबद्धता के संबंध में इसकी एक पुस्तक है किसकी? जेराम ब्रूनर की। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूं। द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में इसने बताया है कि पुस्तक में 2 प्रकार का संबंध बताया है। इस पुस्तक में 2 प्रकार की संबद्धता बताई है। नंबर 1 सामाजिक संबद्धता। मैंने अभी आपको बताया कि जब पढ़ाता है कोई टीचर, तो उसे सोशल रिलेट करके पढ़ाए, उसको समाज से रिलेटेड करके पढ़ाए। और दूसरा इसका है कि व्यक्तिगत संबद्धता। इसका मतलब क्या है कि किसी महान व्यक्ति, किसी महान जो विचारक हुए हैं, उनके जीवन पर आधारित, उनसे कॉरिलेट करके पढ़ाए। तो ये 2 तरह का संबद्धता बताइए किस पुस्तक में? द रिलेवेंस ऑफ द एजुकेशन नामक पुस्तक में। तो द रिलेवेंस ऑफ द एजुकेशन नामक जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली गई है कि ये किसकी पुस्तक है। नंबर 5 जो पॉइंट है इसमें, नंबर 5 है तत्परता को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। रेडीनेस, ये उसमें मैंने डिस्कस किया है ईएल थॉर्नडाइक के सिद्धांत में।
पीएल थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जो तत्परता का नियम था कि वही चीज है, जयराम ब्रूनर ने भी उसी पे ज्यादा बल दिया है कि जब बच्चे तत्पर होंगे सीखने के लिए, जब बच्चे रेडी होंगे सीखने के लिए, तभी उनको वो चीजें उनके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। लास्ट है 6 पॉइंट, नंबर 6 यहाँ पे लिख देता हूं मैं। नंबर 6 पॉइंट है स्वयं करके सीखने पर बल। स्वयं करके सीखने पर बल, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये याद रखना है कि जयराम ब्रूनर ने भी स्वयं करके सीखने पर बल दिया है, यानी कि जितना से ज्यादा बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर देंगे तो बच्चे का जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा स्थायी होगा और लंबे समय तक चलेगा। तो दोस्तों ये था जयराम ब्रूनर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में मैंने बताया, कोई भी अलग की कोई ऐसी कोई थ्योरी नहीं, ऐसी कोई इसमें कोई अलग, इससे अलग कोई बाहर आएगा नहीं आपके एग्जाम में, क्योंकि ज्यादातर जो भी पॉइंट्स आते हैं वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। इसकी पुस्तक का नाम आता है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। तो इसके शैक्षिक अनुप्रयोग भी हम देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो शैक्षिक अनुप्रयोग क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, तो इसको मैं बता देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जयराम ब्रूनर के सिद्धांत का क्या प्रयोग है वो भी हम देख लेते हैं। तो नंबर एक शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग है इसका शैक्षिक अनुप्रयोग। शैक्षिक अनुप्रयोग पहला तो वही है कि खोज करके बल देता है, खोज करके सीखने पर बल देता है, खोज करके सीखने पर बल देता है। दूसरा ये आपके सामने लिखा हुआ है जो मैंने अभी लिखा है कि करके सीखने पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। विषय की संरचना को स्पष्ट परिभाषित करता है, विषय की संरचना, विषय की संरचना को स्पष्ट परिभाषित करता है। और नंबर 4 है अनुभवों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर शिक्षण कार्य करना। नंबर 5 है कि शिक्षा का आयोजन कक्ष के विद्यार्थियों की आयु के अनुसार हो। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि ज्ञान की संरचना पर बल दिया है, ज्ञान की संरचना पर बल दिया है। तो ये आपको दोस्तों शैक्षिक अनुप्रयोग है, ये कभी आते नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी डिस्कस कर दिया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ना जाने क्वेश्चन में कहाँ से क्या चीज आ जाए, क्योंकि एडवांस ज़्यादा हो रहा है आजकल सिलेबस, और एडवांस जब ज़्यादा हो रहा है तो कहीं से भी डीप में से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको बतानी जरूरी थी। जयराम ब्रूनर का पूरा सिद्धांत, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बिल्कुल डीप मैंने आपको बताया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और उनको बताएं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा पे सब पे शेयर करें कि बताएं कि भाई एक चैनल है रैपिडो क्लासेस जिस पर एक क्रमबद्ध तरीके से साइकोलॉजी को पढ़ाया जाता है। तो देखते रहें रैपिडो क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।